हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में, उनके ओपिनियन और आइडियोलॉजी के बारे में। आपने डॉक्टर एस जयशंकर की स्मार्ट आंसरिंग की कुछ एक क्लिप सोशल मीडिया पे जरूर देखी होंगी। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनने से पहले इसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ही होते हैं, वो IAS ऑफिसर ही होते हैं और बहुत सारे प्रमोशन के बाद वो कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स बन जाते हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री में मिनिस्टर का कहीं भी पढ़ा लिखा होना मैंडेटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये डिस्क्राइब नहीं है। तो कोई तो चाहिए जो पूरी मिनिस्ट्री को संभाल सके, इसलिए हर मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उस मिनिस्ट्री को चलाता है, लेकिन वो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर की कमांड पे ही काम करता है। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के ऐसे दूसरे मिनिस्टर हैं जो पहले उसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे और बाद में उसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बन जाते हैं। इनसे पहले नटवर सिंह ऐसा कर चुके हैं। 2019 में सुषमा स्वराज के बाद डॉक्टर एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दे दी जाती है। लेकिन आपको पता होगा, कैबिनेट में मिनिस्टर बनने के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। किसी भी स्टेट की कैबिनेट का मेंबर बनने के लिए आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि डॉक्टर एस जयशंकर एक काबिल इंसान है और इनको इसीलिए उन्होंने चयन किया था, इसीलिए इनको चूज किया था। लेकिन ऐसे कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। आपको पता है, लोकसभा के तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, पब्लिक से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और उसमें जीतना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। राज्यसभा की सीटों पे इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरे भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिनको हम कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं, और एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर चुना जाएगा और उस मेंबर का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होगा। मतलब कि वो लोग उनको इलेक्ट करेंगे जिनको हमने इलेक्ट कर रखा है डायरेक्ट इलेक्शन से। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मतलब कि राज्यसभा की कंस्टिट्यूएंसीज बड़ी बड़ी होती हैं और लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज थोड़ी छोटी होती हैं। मतलब राज्यसभा की कंस्टिट्यूएंसी में जितनी लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज आएंगी, वहाँ पे जितने भी इलेक्शन हमने करवाए हैं, वहाँ पे जितने भी अभी लोकसभा के मेंबर हैं, वो उनको इलेक्ट करेंगे आगे चल के। मतलब सीधा सा पॉइंट है, लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में अगर बीजेपी के नेता जीते हुए हैं तो वो राज्यसभा में भी बीजेपी के लीडर्स को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही अगर हमें अब बीजेपी को कोई भी बंदा अगर बैठाना है राज्यसभा में, तो वो उन कंस्टिट्यूएंसी से लड़ाएंगे जहां पे बीजेपी के लीडर जीते हुए हैं और वो आसानी से उस बंदे को सीट दे सकते हैं जिनको वो देना चाहते हैं। और ये इतनी मेहनत डॉक्टर एस जयशंकर के लिए इसलिए की गई है क्योंकि इनका डिप्लोमेटिक करियर बहुत अच्छा रह चुका है। मैं आपको बताता हूँ, 1988 से 1990 तक ये सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज के, जो कि श्रीलंका में डिप्लॉयड थी उनके लिए। 1990 से 1930 तक ये कमर्शियल काउंसलर ऑफ इंडियन मिशन टू बुडापेस्ट रह चुके हैं। उसके बाद 1994 में इनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर जो ईस्टर्न यूरोप था उस इलाके में प्रेस सेक्रेटरी बना दिया गया था। मतलब कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को अगर यूरोप के मामले में कोई भी बात करनी है तो नीचे ईस्टर्न यूरोप के लिए इनको सेक्रेटरी चुना गया था, प्रेस के लिए। और वहां पे प्रेस को अजब गजब जवाब देने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर को भारत के प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा की स्पीच प्रिपेयर करने की अथॉरिटी दी गई थी। उसके बाद जो है 1996 से 2000 तक इनको जापानीज मिशन पे भेज दिया गया था और उसी के बीच पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, जिसके बाद जापान ने भारत से अपने संबंध खराब कर लिए थे और उसके बाद इंडिया ने नेगोशिएशन स्टार्ट की थी। उस नेगोशिएशन को हेड किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने और बहुत सारे एग्रीमेंट भारत के सपोर्ट में लेके आए थे। उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। इसके बाद इनको इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट में नेगोशिएशन के लिए भेज दिया गया था और उसमें भी भारत के सपोर्ट में बहुत सारे एग्रीमेंट ये लेके आए थे। इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नेगोशिएशंस में PhD भी कर रखी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ये 1977 में ही IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज का पार्ट बन चुके थे और ये 6 से 7 देशों में एज अ एम्बेसडर, एज अ हाई कमिश्नर रह चुके हैं। इसीलिए ये मल्टीलिंग्विस्टिक हैं, इनको इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, चाइनीज, रशियन, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। अगर आप डिप्लोमेसी के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास एक आइडियल है, डॉक्टर एस जयशंकर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अभी इजराइल पैलेस्टीन का एक इशू चल रहा है, उसमें PM नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था कि वी स्टैंड फॉर इजराइल। लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिले तो उनको इन्होंने कहा कि हम पैलेस्टीनी की एड के लिए बहुत काम करेंगे और साथ में काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ईरान यानी कि पैलेस्टीनी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में कुछ और, बाहर और कुछ और। लेकिन बाद में जब UN के अंदर इस मामले पे वोटिंग हुई कि पैलेस्टीनी को सपोर्ट करना चाहिए या इजराइलीज को, तो भारत ने किसी को वोट नहीं दिया और अपनी स्पीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वी स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटीज। लेकिन जब बाद में इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस जयशंकर पे इस डिप्लोमेसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इन अ डिबेट यू पिक अ पर्टिकुलर आर्गुमेंट विच यू वांट टू पिक, इन अ पॉलिसी देयर आर मेनी फैक्टर्स इन प्ले, ऑफन कंट्राडिक्टरी एंड नॉट हार्मोनियस।
सो अब बैलेंस हैज टू बी ब्रोड। मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल गए। ये बोल रहे हैं कि डिबेट और पॉलिसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिबेट तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चुन लो, एक साइड चुन लो और उसके बारे में बोलते रहो, लेकिन एक पॉलिसी बनाने के लिए बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, कुछ का फायदा होता है, कुछ का फायदा नहीं होता है, इसीलिए हमको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। फिर वही बात आ गई, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में टूटा हुआ है, एक यूएस को सपोर्ट करता है, एक रशिया को सपोर्ट करता है। अब इजराइल को सपोर्ट यूएस कर रहा है और यूएस की साथ वाली कंट्री सारी इजराइल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ईरान उसके खिलाफ है। ईरान को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है, मतलब रशिया। इंडिया डिप्लोमेसी इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि इंडिया न्यूट्रल रहना चाहता है, ना तो वो यूएसएसआर के यानी रशिया के साथ है, ना वो यूएसए के साथ है। इंडिया जो है यूएसए के फ्रेंड्स के साथ ही बना के नहीं रखता है, बल्कि इंडिया यूएस के अपोजिट कंट्रीज के साथ भी बना के रखता है, जैसे कि ईरान के साथ एक बार P5+1 एग्रीमेंट हुआ था। P5 मतलब वो 5 कंट्री जो कि परमानेंट मेंबर है यूएन के, और एक ये ईरान था। ये एग्रीमेंट इस बारे में था क्योंकि ईरान में बहुत ज्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, और ये था कि ईरान आगे से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो यूएस उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये ट्रीटी से दूर हो गए, एग्रीमेंट से दूर हो गए और आगे से सपोर्ट करने को भी मना कर दिया। इसलिए ईरान इनके खिलाफ हो गया है और ईरान अब हाल फिलहाल न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइलें बना रहा है। इस एग्रीमेंट पे यूपीएससी ने मेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है और इंडियन प्रेस को डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे एक मास्टर प्लान बताया है जो कि साइड बाय साइड इमर्ज करेगा भारत को वर्ल्ड में चल रही इन सारी समस्याओं के बावजूद। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत सारी कंट्रीज में हाई कमिश्नर रह चुके हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में एक डिफरेंस होता है। हाई कमिश्नर भी एक एम्बेसडर ही होता है, लेकिन जब एक कॉमनवेल्थ कंट्री में वो एक एज एम्बेसडर जाता है, एज अ डिप्लोमेट जाता है, तो उसको हम हाई कमिश्नर बुलाते हैं, और अगर बाकी कंट्री में हमारा डिप्लोमेट जाता है तो उसको हम एम्बेसडर बुलाते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर एक स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है जिनको चैलेंज करना मुश्किल है, और ये था डॉक्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप समझ सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर की इस लेवल की स्मार्टनेस का रीजन है उनकी आईएफएस में इतने साल की सर्विसेज, एज अ आईएएस इतने साल की सर्विसेज, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, इतनी सारी लैंग्वेजेस जानना। तो जुड़े रहेंगे ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के साथ चैनल पॉइंट ऑफ व्यू पे, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे कमेंट सेक्शन में। इंडियन मिनिस्ट्री, इंडियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है।